जय हिंद। आई एम अरुण एंड आई वेलकम यू ऑल टू T2 क्लासेस। आज का जो हमारा टॉपिक है वो नॉर्थ अमेरिका महाद्वीप का मैप है। इस नॉर्थ अमेरिका महाद्वीप के मैप के अंदर हम ग्रेट लेक्स के आसपास के पॉलिटिकल मैप और फिजिकल मैप को इस वीडियो में बहुत ही डिटेल के साथ जानेंगे। बहुत ही ये इंटरेस्टिंग टॉपिक है और बहुत ही फेवरेट टॉपिक है एग्जामिनर्स का। यहाँ से काफ़ी क्वेश्चन एग्जाम में आते रहते हैं। तो जो मैप आपको दिखाई दे रहा है ये नॉर्थ अमेरिका महाद्वीप है। इसके कुछ क्षेत्र को हम जानने की कोशिश करेंगे। नॉर्थ अमेरिका महाद्वीप जो है ये पश्चिमी और उत्तरी गोलार्ध में मुख्य रूप से पड़ता है। कुछ हिस्सा इसका दक्षिणी गोलार्ध में भी जाता है। लास्ट वीडियो में मैं आपको बता चुका हूँ। यहाँ पे आपको इसके पश्चिम में मिलेगा पैसिफिक ओशियन, पूर्व में मिलेगा अटलांटिक ओशियन, ऊपर की तरफ जाएंगे तो आपको आर्कटिक ओशियन दिखाई देगा। आर्कटिक ओशियन में भी अगर हम बात करें तो ये अलास्का वाला क्षेत्र है और ये एशिया वाला क्षेत्र जो है ये रसिया के अंतर्गत चला जाता है। तो इस अलास्का जो कि अलास्का यूएसए का क्षेत्र आता है, ये जो लाइन आपको दिख रही है ये वाली, ये 141 डिग्री पश्चिमी देशांतर रेखा है, लॉन्गिट्यूड है। ये अलास्का और कनाडा का बॉर्डर बनाती है। अलास्का पहले यूएसए का हिस्सा नहीं होता था, रशिया का हिस्सा हुआ करता था, लेकिन अभी ये यूएसए का हिस्सा है। तो इस अलास्का प्रांत और ये जो रसिया है इनके बीच में एक स्ट्रेट है जिसका नाम है बेरिंग स्ट्रेट, जो कि बेरिंग सागर को चुक्की सागर से जोड़ देती है। चुक्की सागर जो है वो आर्कटिक ओशियन का हिस्सा है। यहाँ पे आपको एक सागर दिखाई दे रहा होगा, इसका नाम है बिफोर्ड सागर। बिफोर्ड सागर में काफ़ी विवाद रहता है अलास्का यानी यूएसए और कनाडा के बीच में, क्योंकि यहाँ पे तेल के काफ़ी अधिक मात्रा में भंडार उपस्थित हैं। ये जो आपको बड़ा सा आइलैंड दिखाई दे रहा है, इस आइलैंड का नाम है ग्रीनलैंड। हालांकि ये उत्तरी अमेरिका महाद्वीप का हिस्सा है, लेकिन ये टेरिटरी किसकी है? ये डेनमार्क की टेरिटरी है। डेनमार्क एक देश है किसका? यूरोप महाद्वीप का। डेनमार्क एक देश है यूरोप महाद्वीप का। यहाँ पे आपको दिखाई देगा ये है आइसलैंड। इस आइसलैंड जो कि यूरोप का हिस्सा है, आइसलैंड और ग्रीनलैंड के बीच में एक स्ट्रेट है जिसका नाम है डेनमार्क स्ट्रेट। इसी तरह से यहाँ को एक आपको बड़ा सा आइलैंड दिखाई दे रहा है, इसका नाम है बैफिन आइलैंड। और ये जो बहुत सारे आइलैंड्स का ग्रुप दिखाई दे रहा है इनको बोलते हैं क्वीन एलिजाबेथ आइलैंड। ये क्वीन एलिजाबेथ आइलैंड है, ये बैफिन आइलैंड है। इसी तरह से यहाँ पे एक ब्लैंक आइलैंड आपको दिखाई देगा और विक्टोरिया आइलैंड दिखाई देगा और बहुत सारे आइलैंड्स दिखाई देंगे। इन सारे आइलैंड्स को मिलकर हम बोल देते हैं आर्कटिक आर्कीपेलागो। आर्कटिक आर्कीपेलागो। ये जो सागर है ये सागर है हमारा अटलांटिक ओशियन। यहाँ पे एक छोटा सागर है, इसका नाम है लैब्राडोर सी, और ये है बफिन बे, क्योंकि यहाँ पे जो आइलैंड है बफिन आइलैंड, उसके आसपास में जो खाड़ी है उसका नाम बफिन बे है। तो बफिन बे को लैब्राडोर सी से जोड़ने की जो स्ट्रेट काम करती है उसका नाम है डेविस स्ट्रेट। डेविस स्ट्रेट। ऐसे यहाँ पे एक गल्फ है, ये आपको दिखाई देगी गल्फ ऑफ बोथनिया। ये बफिन आइलैंड और विक्टोरिया आइलैंड के बीच वाला जो क्षेत्र है गल्फ ऑफ बोथनिया कहलाता है। यहाँ पे आपको एक बड़ी सी खाड़ी दिखाई देगी, इसे हम कहते हैं हडसन बे। अब देखिए हम अपने टॉपिक की तरफ चलते हैं, लेक्स की तरफ। यहाँ आपको एक लाइन से लेक्स दिखाई दे रही हैं। यहाँ पे आपको कनाडा और यूएसए वाले क्षेत्र में, यूएसए और कनाडा के बॉर्डर पे लाइन से लेक्स दिखाई दे रही हैं। इन सारी लेक्स के विषय में हम पढ़ेंगे। ये सारी लाइन से लेक्स क्यों हैं, तो ये जानने के लिए हमें थोड़ा अपनी पृथ्वी के इतिहास की तरफ जाना पड़ेगा, जियोलॉजिकल हिस्ट्री की तरफ जाना पड़ेगा। ये जो हडसन बे है, हडसन की खाड़ी है, इसके आसपास का जो ये वाला क्षेत्र आपको दिखाई देगा, मैं इसको मार्क कर लेता हूँ। ये वाला जो क्षेत्र आपको दिखाई देगा, इस क्षेत्र को हम बोलते हैं कैनेडियन शील्ड। शील्ड का मतलब हिंदी में होता है कवच। इसको कैनेडियन शील्ड क्यों कहते हैं? देखिए, जब धरती पर आइस एज आई थी, हिमयुग आया था 2 बार, अभी तक धरती पर हिमयुग आ चुका है। तो हिमयुग के आने से क्या होता है? हिमयुग के आने से जो नॉर्थ पोल और साउथ पोल की बर्फ होती है वो धरती के बीच की सेंटर की तरफ चलने लगती है। तो ये वाला का पूरा जो क्षेत्र आपको दिखाई दे रहा है, ये पूरा क्षेत्र सेकंड जब हिम एज आया उसमें बर्फ की एक मोटी चादर से, परत से दब गया। जब ये क्षेत्र बर्फ की मोटी चादर से दब गया तो ये जमीन धीरे धीरे नीचे दब गई। क्यों दब गई? क्योंकि बर्फ का भार ज़्यादा था, उसके ऊपर से आइस एज आने के कारण बर्फ और बढ़ गया। हाँ, ये जगह ऑलरेडी नॉर्थ पोल के पास है, बर्फ पिघला नहीं, तो इस जगह का जो है अवतलन हो गया। अवतलन होने से क्या हुआ? धरती का एक स्लोप बन गया। किसकी तरफ? हडसन बे की तरफ। तो इस पूरे क्षेत्र का जो स्लोप है वो हडसन बे की तरफ है। उसके बाद जब बर्फ़ पिघली, बर्फ़ पिघलने के बाद क्या हुआ कि इसके साथ आसपास में जो बर्फ़ के नीचे जो मिट्टी थी उस पूरी मिट्टी को बहा के ले गई हडसन बे में। तो इस वाले क्षेत्र में मिट्टी नहीं बची। इस वाले क्षेत्र में क्या दिखाई देंगी आपको? प्री कैम्बियन इरा की इग्नियस रॉक्स दिखाई देंगी, मेटामॉर्फिक रॉक डायरेक्ट दिखाई देंगी। यहाँ पे मिट्टी नहीं है, कृषि योग्य भूमि नहीं है, कवच, चट्टानों का एक कवच जैसा दिखाई देगा, इसलिए हम कहते हैं इसको कैनेडियन शील्ड। और इस कैनेडियन शील्ड के छोर पर ही, जो कैनेडियन शील्ड है, इस कैनेडियन शील्ड के छोर पर ही आपको लाइन से ये लेक्स दिखाई देंगी। बिल्कुल कैनेडियन शील्ड के किनारे पर ही लाइन से ये लेक्स दिखाई देंगी। क्यों? क्योंकि यहाँ से ही धरती का अवतलन हुआ था। यहाँ से नीचे की धरती का जो ढाल है, यहाँ से नीचे की जो भूमि का ढाल है वो हडसन बे की तरफ है, और बाकी जो
इस बिल्कुल किनारे से बाद की जो भूमि है वहाँ पे गड्ढे बन गए। गड्ढे क्यों बन गए? क्योंकि धरती का अवतलन हुआ, धरती नीचे धंसी तो किनारों पर बन गए गड्ढे। ये जो आपको गड्ढे दिखाई देते हैं, इन्हीं गड्ढों को हम कहते हैं झील्स। इनमें कुछ ग्रेट झील्स हैं और कुछ ग्रेट झील्स हैं, जो कि 5 यहाँ पे हम पढ़ेंगे, और कुछ कनाडा की झीलों के बारे में हम डिटेल से पढ़ेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं ग्रेट बियर लेक, ग्रेट स्लेव लेक, अथाबास्का लेक, लेक विनीपेग, और ये 5 फिंगर लेक, 5 फिंगर लेक, इन सबको मिला के हम इस वीडियो में जानेंगे। ये है हडसन की खाड़ी, हडसन की खाड़ी। तो कैनेडियन शील्ड, जैसे मैंने आपको बताया, आल्सो ये जो कैनेडियन शील्ड है, इसके आसपास का जो क्षेत्र है उसे हम लॉरेंटियन प्लेटू भी कहते हैं। क्या कहते हैं? लॉरेंटिया का पठार। ये एक जियोलॉजिकल शील्ड है, भौगोलिक कवच है, दुनिया की सबसे पुरानी चट्टानों से बना हुआ है। ये जो चट्टानें हैं ये बाहर एक्सपोज हो गई हैं। कौन से युग की चट्टानें हैं? प्री कैम्बियन अग्नेय चट्टानें हैं, हाई ग्रेड मेटामॉर्फिक रॉक हैं, रूपांतरित चट्टानें हैं, विशेष प्रकार की हाई ग्रेड की। ये सब चीज़ें मैं आपको बता चुका हूँ। अब यूएसए और कनाडा के बॉर्डर के बारे में भी हमें यहाँ पे जानना पड़ेगा, क्योंकि ये जो लेक्स आ रही हैं, ग्रेट लेक्स, जो 5 ग्रेट लेक्स हैं, ये 5 ग्रेट लेक्स जो है ये यूएसए और कनाडा का बॉर्डर भी बनाती हैं। यहाँ से भी क्वेश्चन एग्जाम में आता रहता है, यूएसए और कनाडा का बॉर्डर। तो देखिए यूएसए और कनाडा का जो बॉर्डर है, ये वाली लाइन आपको दिखाई देगी, ये यूएसए और कनाडा का बॉर्डर है कुछ इस तरह से, और ये दुनिया का सबसे लंबा बॉर्डर है। 2 देशों के बीच दुनिया का सबसे लंबा बॉर्डर है और सबसे शांत बॉर्डर है। यहाँ पे कोई सीमा, मतलब कोई तारबंदी नहीं है, कोई आर्मी नहीं है, कोई सिक्योरिटी नहीं है, एकदम पीसफुल बॉर्डर है। ये दुनिया का सबसे लंबा बॉर्डर है। और जो लंबी सी लाइन आपको दिखाई देगी, इसका नाम क्या है? इसका नाम है 49 डिग्री पैरेलल, और ग्रेट लेक से मिलकर ये बॉर्डर बना है। ये जो लाइन आपको दिखाई देगी विनाकोर, यहाँ पे एक आइलैंड है विनाकोर आइलैंड, विनाकोर आइलैंड से लेके ये जो लाइन है ये 49 डिग्री पैरेलल है, और उसके बाद जो ग्रेट लेक्स के बीच से होके ये लाइन, ये बॉर्डर सीमा रेखा चली जाती है अमेरिका और कनाडा की। ऐसे यहाँ पे अलास्का जो कि अमेरिका पार्ट है, उसके बीच में ये बॉर्डर है। ये कौन सी लाइन मैंने आपको बताई थी? ये मैंने आपको बताई थी 141 डिग्री मेरिडियन, जो है अलास्का और कनाडा का बॉर्डर बनाती है। ये बॉर्डर जो बनाया गया था वो एक ट्रीटी के अंतर्गत बनाया गया था। उस ट्रीटी का नाम था ट्रीटी ऑफ पेरिस। पेरिस की संधि के अंतर्गत इस बॉर्डर का निर्माण करा गया। यहाँ बस मैंने इस बॉर्डर को बताने के लिए आपको, मेरा मेन उद्देश्य ये है कि जो 5 झीलें हम इस वीडियो में पढ़ेंगे, उन 5 झीलों के में से 4 झीलों के मध्य से, सेंटर से होकर ये सीमा रेखा गुजरती है। अब हम अपनी एक एक लेक के बारे में जान लेते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे ग्रेट बियर लेक के बारे में। तो देखिए यहाँ पे कनाडा में दिखाई देगी आपको ग्रेट बियर लेक। ये है ग्रेट बियर लेक, यहाँ पे आपको दिखाई दे रही होगी आई होप। ये है ग्रेट बियर लेक। ग्रेट बियर लेक जो है वो कनाडा की सबसे बड़ी झील है। केवल कनाडा की मैं बात कर रहा हूँ, कनाडा की सबसे बड़ी झील है। और इन सारी की सारी जो झीलों का क्रम है उनमें सबसे उत्तरी झील है। उत्तरी झील, दक्षिणी झील, पूर्वी झील, पश्चिमी झील, इस तरह से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इन झीलों में ये सबसे उत्तरी झील है। कौन सी? ग्रेट बियर लेक। कहाँ पे है ये? कनाडा में पड़ती है। और आर्कटिक सर्कल जो है इस लेक के बीचों बीच से होकर जाता है। ये देखिए जो आर्कटिक सर्कल है वो इस लेक के बिल्कुल बीचों बीच से होकर जाएगा। ये आर्कटिक सर्कल है, 66.5 डिग्री उत्तरी जो लैटीट्यूड है उसे हम आर्कटिक सर्कल बोलते हैं, और वो इसके बीचों बीच से होकर जाता है ग्रेट बियर लेक के। ये कैसे पानी की झीलें हैं? ये सारी की सारी झीलें क्योंकि ग्लेशियर के पिघलने से बनती हैं। देखिए ये नॉर्थ पोल के आसपास का क्षेत्र है। सर्दियों में यहाँ पे बर्फ़ जम जाता है, बड़े बड़े ग्लेशियर बन जाते हैं, और जब वो ग्लेशियर पिघलते हैं गर्मियों में तो इन सारे गड्ढों में, जो मैंने आपको बताया था गड्ढे क्यों बने, इनमें पानी भर जाता है, उनसे झीलें बन जाती हैं। तो सारी की सारी जो झीलें हैं ये आपको फ्रेश वाटर की झीलें दिखाई देंगी, मीठे पानी की झील्स दिखाई देंगी। ग्रेट बियर लेक हम समझ गए हैं। उसके बाद हम देखते हैं यहाँ पे आपको दिखाई दे रही है ग्रेट स्लेव लेक। ये कौन सी लेक है? ग्रेट स्लेव लेक। ग्रेट स्लेव लेक से एक रिवर आपको ओरिजिनेट होती दिखाई देगी, इसका नाम है मैकेंजी नदी। मैकेंजी नदी जो ब्यूफोर्ट सागर किसका हिस्सा है? आर्कटिक ओशियन का हिस्सा है, उसमें जाके गिर जाती है मैकेंजी नदी। तो मैकेंजी नदी जो है वो इसी लेक से निकलती है। लेक का नाम है ग्रेट स्लेव लेक। कनाडा की झीलों के उत्तर से दक्षिण के क्रम में दूसरे नंबर पे आ रही है ग्रेट स्लेव लेक। और ये नॉर्थ अमेरिका महाद्वीप की सबसे गहरी झील भी है। दुनिया की सबसे गहरी झील जो है वो बैकाल झील है, जो कि रशिया में पड़ती है, लेकिन केवल नॉर्थ अमेरिका महाद्वीप की सबसे गहरी झील की हम बात करें तो वो ग्रेट स्लेव लेक आती है। मैकेंजी नदी इसी झील से ओरिजिन होती है। ये जो सारी की सारी मैंने आपको 5 झीलें जो मैं आपको कनाडा की बता रहा हूँ, इनके नाम क्या क्या हैं? ग्रेट बियर लेक, ग्रेट स्लेव लेक, अथाबास्का लेक, रेनडियर लेक और विनीपेग लेक। इन सभी लेकों को सम्मिलित रूप से हम पैटरनॉस्टर झीलें कहते हैं। पैटरनॉस्टर हिंदी में भी यही शब्द है, इंग्लिश में भी यही शब्द है, पैटरनॉस्टर झीलें। पैटरनॉस्टर झीलों का मतलब ये होता है जब सर्दियाँ आती हैं तो ये सारी की सारी झीलें जम जाती हैं,
पूरे का पूरा बर्फ़ बन जाता है, पता भी नहीं चलता है कि झील कहाँ पे है। लेकिन जब गर्मियाँ आती हैं, पानी पिघल जाता है तो ये झीलें दिखाई देने लगती हैं, इसलिए इनको पैटर्नस्टर झील बोलते हैं। पैटर्नस्टर झीलों का क्रम आपसे उत्तर से दक्षिण, दक्षिण से उत्तर पूछा जाए तो याद रखेगा पैटर्नस्टर झीलें मतलब कनाडा की झीलें कौन कौन सी, ग्रेट बियर लेक, ग्रेट स्लेव लेक, अथाबास्का लेक, रेनडियर लेक और लेक विनीपेग। ये क्रम आप याद रखेंगे। अथाबास्का फिर से हम क्रम याद रखेंगे, उत्तर से दक्षिण की तरफ ग्रेट बियर लेक, देखिए किसी न किसी जानवर का नाम जुड़ा हुआ है, ग्रेट बियर लेक, ग्रेट स्लेव लेक, अथाबास्का लेक, रेनडियर लेक और विनीपेग लेक। ये जो नीचे वाली 3 झीलें मैंने आपको बताई, अथाबास्का, रेनडियर और विनीपेग, ये कहाँ पे है, इनको चलिए ढूंढने की कोशिश करते हैं। ये है अथाबास्का, ठीक है, ये है अथाबास्का, यहाँ पे आपको विनीपेग मिलेगी और इन्हीं के बीच में यहाँ पे आपको मिलेगी छोटी सी रेनडियर, इसमें मैप में नहीं दिखाई दे रही है। अथाबास्का, विनीपेग और रेनडियर जो झील है, इनके आसपास का जो क्षेत्र है, यहाँ यूरेनियम के काफ़ी भंडार पाए जाते हैं। जैसा आपको पता होगा, यूरेनियम के भंडारों में और यूरेनियम के उत्पादन में कनाडा विश्व का अग्रणी देश है। विश्व के टॉप 3 कंट्रीज़ की बात करें तो आता है हमारा ऑस्ट्रेलिया, कनाडा और कजाकिस्तान, जहाँ यूरेनियम के काफ़ी भंडार पाए जाते हैं। तो यूरेनियम के जो भंडार पाए जाते हैं कनाडा में, वो अथाबास्का लेक के आसपास के क्षेत्र वाले क्षेत्र में ही पाए जाते हैं यूरेनियम के भंडार। जो विनीपेग लेक है, विनीपेग लेक का नाम इसलिए विनीपेग है क्योंकि उसके किनारे पर आपको एक शहर दिखाई देगा, यहाँ पे इसका इस शहर का नाम है विनीपेग। अब विनीपेग शहर, अब देखिए यहाँ पे आप जानना की कोशिश करिए, ये 66.5 डिग्री कौन सी लाइन है, उत्तरी आर्कटिक सर्कल है। नीचे जब आप जाएंगे तो आपको कर्क रेखा दिखाई देगी। कर्क रेखा और आर्कटिक सर्कल के बीच वाला जो क्षेत्र है, इसको हम बोलते हैं शीतोष्ण, यानी कौन सा क्षेत्र बोलते हैं, शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र, टेम्परेट जोन। और टेम्परेट जोन में यहाँ पर घास के मैदान पाए जाते हैं। ये जो रसिया, ये जो यूएसए और कनाडा का बॉर्डर है, उसके आसपास के इस वाले क्षेत्र में घास के बड़े बड़े मैदान पाए जाते हैं, मुलायम घास के मैदान पाए जाते हैं। और उन मुलायम घास के मैदानों को नॉर्थ अमेरिका में कहते हैं प्रेरीज। क्या कहते हैं, प्रेरीज। जैसे उन्हीं घास के मैदानों को, कौन से शीतोष्ण घास के मैदानों को, टेम्परेट घास के मैदानों को रशिया में कहते हैं स्टेपीज, ऐसे ही नॉर्थ अमेरिका में कहते हैं प्रेरीज। तो ये जो यहाँ पे प्रेरीज घास के मैदान पाए जाएंगे, इन प्रेरीज घास के मैदानों में काफ़ी अधिक मात्रा में गेहूँ और मक्का का उत्पादन होता है, पशुपालन किया जाता है। जब यहाँ पर गेहूँ और मक्का का उत्पादन होगा तो यहाँ पे जो विनीपेग सिटी मैंने आपको बताई, विनीपेग सिटी जो मैंने आपको विनीपेग लेक के किनारे पर दिखाई है, विनीपेग सिटी, यहाँ पे भी काफ़ी गेहूं का उत्पादन होगा क्योंकि इसी क्षेत्र में आ रही है। और इसी शहर को, इसी विनीपेग शहर में एक मंडी लगती है गेहूं की, और उसे विश्व की गेहूं की मंडी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, विश्व की गेहूं की मंडी कहा जाता है। याद रखिएगा, क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है, विश्व की गेहूं की मंडी किसे कहा जाता है। इसी विनीपेग झील से एक नदी निकलती है, इसका नाम है नेल्सन रिवर। और नेल्सन रिवर जो है जाके हडसन बे में गिर जाती है। नेल्सन रिवर कहाँ गिरती है, हडसन की खाड़ी में जाके गिर जाती है। एक नदी हडसन भी है, हडसन नदी के किनारे बसा हुआ है न्यूयॉर्क शहर। न्यूयॉर्क शहर जो है वो हडसन नदी के किनारे बसा हुआ है, लेकिन उस हडसन नदी का इस हडसन बे से कोई संबंध नहीं है। हडसन नदी को हडसन बे से कभी भी मैच मत कीजिएगा। हडसन में जो आके गिरने वाली नदी है उसका नाम है नीलसन रिवर। कहाँ से ओरिजिनेट होती है, विनीपेग लेक से ओरिजिनेट होती है। जैसे कि मैकेंजी नदी जो है वो कहाँ से ओरिजिनेट होती है, वो ग्रेट स्लेव लेक से ओरिजिनेट होती है। ये हम समझ गए कनाडा की झीलें। अब हम चलते हैं ग्रेट, जो हमारी वृहद झीलें हैं, फाइव फिंगर लेक भी बोलते हैं, ग्रेट लेक्स भी बोलते हैं। ये 5 झीलें हैं। ये 5 झीलें कहाँ पे हैं, ये लेक सुपीरियर है, उसके बाद लेक हुरोन है, लेक मिशिगन है, लेक इरी है एंड लेक है ओंटारियो। और फिर हमारी सेंट लॉरेंस नदी के होते हुए सारा का सारा पानी जो है इन झीलों का चला जाता है अटलांटिक ओशियन में। तो इस तरह से आप देख पा रहे हैं कि ये पाँचों की पाँचों झीलें जो हैं, उनमें से 4 झीलें अमेरिका यानी यूएसए और कनाडा के बॉर्डर पर स्थित हैं। ये जो मैंने ब्लैक कलर से लाइन बनाई है, यूएसए और कनाडा का बॉर्डर है। और एक झील जो है लेक मिशिगन, वो पूर्ण रूप से अमेरिका में है। ये क्वेश्चन एग्जाम में आता है। 5 फिंगर लेक में से 5 फिंगर लेक क्यों बोल रहे हैं, जैसे हथेली पे 5 उंगलियां जुड़ी होती हैं, इसे ये 5 की 5 झीलें आपस में जुड़ी हुई हैं। लेक सुपीरियर, लेक हुरोन, लेक इरी और लेक ओंटारियो, ये जो है आधी आधी बटी हुई हैं कनाडा और यूनाइटेड स्टेट के बीच में, जो कि हमारा अंतर्राष्ट्रीय नियम है। किसी भी वाटर बॉडीज़ अगर 2 देशों के बीच में होती है तो उसका पानी आधा आधा बढ़ जाता है। लेकिन जो लेक मिशिगन है, वो लेक मिशिगन जो है वो पूर्ण रूप से अमेरिका यूएसए के अंतर्गत आती है, क्योंकि ये सारी की सारी झीलें आपस में जुड़ी हुई हैं और सेंट लॉरेंस नदी से जाके अटलांटिक ओशन से जुड़ जाती हैं। तो ये एक बहुत ही अच्छा
जल मार्ग बन जाता है, यानी कि ये एक नौका गम्य रास्ता है इन झीलों के अंतर्गत। और झीलों के किनारे पर पोर्ट बने हुए हैं। जब पोर्ट बने हुए हैं तो जहाँ पोर्ट होंगे वहाँ इंडस्ट्री भी डेवलप होंगी। तो इन झीलों के किनारे पर काफ़ी अधिक मात्रा में इंडस्ट्री भी डेवलप हो गई है। जैसे जैसे हम इस वीडियो में आगे बढ़ेंगे सारे इंडस्ट्रियल शहर और उसके बारे में हम डिटेल से जानते रहेंगे। कहाँ पे हैं, देखिए ये जो लाइन है ये कौन सी है, ये 49 डिग्री लैटिट्यूड है, पैरेलल लाइन है। उसके बाद ये 4 झीलें ऊपर वाली जो हैं, लेक सुपेरियर, लेक हुरोन, लेक इरी और लेक ओंटारियो, इनके बीच से होती हुई दोनों ही देशों की सीमा रेखा चली जाती है। लेक मिशिगन जो है वो पूर्ण रूप से अमेरिका में आती है। और फिर ये सेंट लॉरेंस नदी से, गल्फ ऑफ सेंट लॉरेंस से होते हुए हम अटलांटिक ओशियन में जा सकते हैं। अगर हम इन नदियों नहीं झीलों को याद करने के लिए एक ट्रिक है, सुपीरियर होम। सुपीरियर से सुपीरियर लेक बन जाती है, होम से बन जाती है हुरोन लेक, ओ से बन जाती है ओंटारियो लेक, एम से बन जाती है मिशिगन लेक और ई से बन जाती है कौन सी, इरी लेक। सुपीरियर होम, इस तरह से आप याद कर सकते हैं। लेकिन कभी कभी एग्जाम में साइज वाइज पूछा जाता है कि कौन सी लेक सबसे बड़ी है, कौन सी लेक सबसे छोटी है। तो सुपीरियर होम ही आप याद रखेंगे, ओ को निकाल के सबसे बाद में लगा देंगे, यानी कि एम ई वहीं रहेगा, ओ बाद में चला जाएगा। और जब ओ बाद में चला जाएगा तो ये बन जाएगा एच ओ एम ई, एच ओ एम ई का बन जाएगा एच एम ई ओ, होमियो। इस तरह से इन लेक का बड़े से छोटा क्रम बन जाएगा। कैसे हैं, सुपीरियर लेक सबसे बड़ी आएगी, उसके बाद हुरोन लेक उस दूसरे नंबर की आएगी, तीसरे नंबर पे आएगी, और यहाँ से हट के पीछे चला गया है, तीसरे नंबर पे आएगी मिशिगन, मिशिगन के बाद आएगी इरी और लास्ट में आएगी ओंटारियो। ओंटारियो जो है सबसे छोटी लेक है। तो इन झीलों का साइज के आकार से, क्षेत्रफल की दृष्टि से साइज भी पूछा जाता है। सबसे बड़ी लेक है इनमें सुपीरियर लेक, उसके बाद आती है हुरोन लेक, उसके बाद आती है मिशिगन लेक, चौथे नंबर पे आती है इरी लेक, 5वें नंबर पे आती है ओंटारियो लेक। ट्रिक क्या है, सुपीरियर होम, इन सारी झीलों का नाम याद रखने की ट्रिक है। और ओ को निकाल के ई के बाद में लगा दो तो इनका साइज का क्रम याद रखने की ट्रिक है, सुपीरियर होम। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं ये झीलें किस तरह से जुड़ी हुई हैं और इनका क्या महत्व है। ग्रेट लेक, ग्रेट लेक जैसा ग्रेट लेक को मैंने आपको बताया, सुपीरियर होम इनके याद करने की ट्रिक है। 5 फिंगर लेक भी इन्हीं को कहते हैं और वृत्त झीलें भी इन्हीं का नाम है। जो लेक सुपीरियर है, जो ये वाली लेक है लेक सुपीरियर, ये जो येलो कलर से आपको दिखाई देगा ये कनाडा है, जो नीचे आपको रेड कलर से दिखाई दे रहा है ये पूरा यूएसए है। जो सुपीरियर लेक है वो इन सभी 5 झीलों में सबसे बड़ी झील है। नंबर 1 मीठे पानी की झील है, नंबर 2 ये सारी की सारी झीलें ही मीठे पानी की झीलें हैं। नंबर 3 सुपीरियर झील दुनिया की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। जब दुनिया की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है तो यूएसए की भी कहें या कनाडा की भी कहें या फिर उत्तरी अमेरिका महाद्वीप की भी सबसे बड़ी मीठे पानी की झील सुपीरियर झील ही बन जाएगी। दुनिया की दूसरे नंबर की सबसे बड़ी झील है क्षेत्रफल के हिसाब से। दुनिया की सबसे बड़ी झील कौन सी है, कैस्पियन सागर। कैस्पियन सागर खारे पानी की झील है, हालांकि क्षेत्रफल की दृष्टि से वो सबसे बड़ी झील है। उसके बाद दूसरे नंबर पे सुपीरियर झील आती है, क्योंकि सुपीरियर झील मीठे पानी की झील है तो सुपीरियर झील मीठे पानी की सबसे बड़ी झील बन जाती है और उत्तरी अमेरिका महाद्वीप की सबसे बड़ी झील बन जाती है। जो सुपीरियर झील है, सुपीरियर झील के आसपास में जो आयरन ओर है यानी लौह अयस्क, इस वाले क्षेत्र में कनाडा के क्षेत्र में लौह अयस्क काफ़ी अधिक मात्रा में पाया जाता है। जब यहाँ पे लौह अयस्क काफ़ी अधिक मात्रा में पाया जाएगा तो उस लौह अयस्क का खनन करने के बाद इसी समुद्री रास्ता, क्योंकि लेक आपस में जुड़ी हुई है, नौका गम्य है, शिप यहाँ पे आते हैं, इसी रास्ते से उसका निर्यात भी कर दिया जाता है। दूसरी बात यह है कि क्योंकि लौह अयस्क पाया जाता है तो इन झीलों के किनारे, सभी झीलों के किनारे जो हमारी लौह इस्पात आयरन स्टील इंडस्ट्री है वो काफ़ी अधिक मात्रा में फली फूली है। सुपीरियर झील के किनारे पर आपको एक शहर दिखाई देगा, दुलुथ शहर यूएसए के अंतर्गत आता है। झील के किनारे पे बसा हुआ शहर भी पूछा जाता है इन्हीं झीलों से, तो दुलुथ शहर सुपीरियर झील के किनारे पर स्थित है। और कौन से देश में आता है, दुलुथ शहर जो आता है वो यूएसए के अंतर्गत आता है। दुलुथ शहर के बारे में मैं आपको बता दूं, लौह इस्पात के लिए काफ़ी फेमस है और यहाँ पे प्रेरीज ग्रासलैंड, जैसे मैंने आपको बताया, पूरे क्षेत्र में कौन से घास के मैदान है, प्रेरीज घास के मैदान है। और प्रेरीज घास के मैदान में क्या होता है, गेहूं होता है। तो गेहूं जब पैदा होता है तो उस गेहूं से आटा बनाया जाता है, कहाँ पे, दुलुथ शहर में। और दुलुथ शहर में से आटा बनाने के बाद उसका कर दिया जाता है एक्सपोर्ट। जो दुलुथ है वो एक बंदरगाह है, सी पोर्ट है। तो इस दुलुथ शहर को आटे की चक्की, विश्व की आटे की चक्की भी कहा जाता है। मैंने अभी आपको विश्व की गेहूँ की मंडी जो बताया था उसका क्या नाम था, विश्व की गेहूं की मंडी मैंने आपको बताया था। यहाँ पे जो हमारी लेक विनीपेग के किनारे पे बसा हुआ शहर था विनीपेग, वो था विश्व की गेहूं की मंडी। और लेक सुपीरियर के किनारे पे जो बसा हुआ शहर है दुलुथ, वो है विश्व की आटे की
चक्की। याद रखिएगा, इसी तरह से क्वेश्चन एग्जाम में आते रहते हैं। अब एक क्वेश्चन एग्जाम में ये आता है कि इन झीलों में सबसे पूर्वी झील कौन सी है। तो सबसे पूर्वी झील बताइए कौन सी होगी। सबसे पूर्वी झील है इनमें ओंटारियो झील। सबसे पश्चिमी झील कौन सी होगी। सबसे पश्चिमी झील है इसमें सुपीरियर झील। सबसे उत्तरी झील कौन सी है, सुपीरियर झील। सबसे दक्षिणी झील कौन सी है, सबसे दक्षिणी झील है मिशिगन झील। ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। क्वेश्चन एग्जाम में ऐसे भी आते हैं कि इन 5 फिंगर लेक में सबसे पहले सूरज कौन सी लेक में दिखाई देगा। तो जो सबसे पूर्व में होगी सबसे पहले सूरज वही निकलेगा। तो सबसे पहले सूरज कहाँ निकलेगा, ओंटारियो झील में निकलेगा, और सबसे बाद में जो है सुपीरियर झील में छिप जाएगा। क्वेश्चन इस तरह से भी आता है, अक्टूबर से नवंबर के महीने में इन झीलों में से कौन सी झील सबसे पहले जमेगी। देखिए, अक्टूबर और नवंबर, दिसंबर, जनवरी में यहाँ सर्दियाँ पड़ेंगी। सर्दियाँ पड़ेंगी तो नॉर्थ पोल के आसपास का क्षेत्र जम जाएगा, क्योंकि ये झीलें भी नॉर्थ पोल के आसपास आ रही हैं। तो जो सबसे उत्तर में होगी सबसे पहले जमेगी, इसलिए लोग सुपीरियर जो है सबसे पहले जम जाएगी। तो क्वेश्चन किसी तरह से भी आ सकता है। दूसरे नंबर की बड़ी झील जो है वो ह्यूरोन झील है, और ये एक मिशिगन झील है। इनके बारे में हम जान लेते हैं। जो मिशिगन झील है, मिशिगन झील जो है पूर्ण रूप से यूएसए में है। पूर्ण रूप से कहाँ है, अमेरिका के अंतर्गत पड़ती है। और मिशिगन झील के किनारे पर 2 शहर आपको मिलेंगे। अपनी एटलस में या ग्लोब में देखिए, बड़े मैप में देखिए, पेपर पे बनाइए, पेपर का इस्तेमाल कीजिए। अगर पेपर का अधिकारी बनना है, पेपर पे साइन करने की आपको ऐसी जॉब चाहिए कि आपके पेपर पे जो आप साइन कर रहे हैं उसकी इंपॉर्टेंस हो, महत्व हो, तो आपको पेपर पे अभी लिखना पड़ेगा, पेपर कलम का इस्तेमाल करना पड़ेगा। वो कीजिए। यहाँ पे 2 शहर आपको दिखाई दे रहे हैं, शिकागो और मिलीवोकी। शिकागो और मिलीवोकी मैप में ढूंढिए। ये मिशिगन के किनारे पर स्थित हैं और यूएसए के शहर हैं, शिकागो और मिलीवोकी। शिकागो और मिलीवोकी आपने नाम जरूर सुना होगा शिकागो का। शिकागो जो है वो मीट प्रोसेसिंग इंडस्ट्री के लिए काफ़ी अधिक फेमस है। मीट प्रोसेसिंग इंडस्ट्री, मांस प्रसंस्करण उद्योग के लिए। क्यों? क्योंकि मैंने आपको बताया इसके इन झीलों के आसपास में क्या है, प्रेडीज घास के मैदान है। प्रेडीज घास के मैदान कैसे होते हैं, मुलायम होते हैं। मुलायम घास वहाँ पे होती है। जब मुलायम घास होगी तो वहाँ पे पशु उद्योग भी पनपेगा। पशु उद्योग में भेड़ पाली जाएंगी, बकरियां पाली जाएंगी, भैंस पाली जाएंगी, गोट्स पाली जाएंगी, गायें पाली जाएंगी। और जब ये सारे पशु पाले जाएंगे तो उनके मीट की इंडस्ट्री भी यहाँ ऑटोमेटिकली डेवलप हो जाएगी। विश्व में जहाँ भी घास के मैदान पाए जाते हैं वहाँ मीट इंडस्ट्री होती ही होती है। वहाँ पे गेहूँ मक्का पैदा होती ही होती है। तो देखिए यहाँ पे इसीलिए जो शिकागो शहर है वो मीट प्रोसेसिंग इंडस्ट्री के लिए काफ़ी अधिक फेमस है। उसी तरह से मैंने आपको बताया था कि सुपीरियर लेक के किनारे पर क्या है, आयरन ओर पाया जाता है। तो जो लेक मिशिगन है उसके किनारे पर बन गया है मिलीवोकी जो शहर है। तो मिलीवोकी शहर में आयरन की इंडस्ट्री है। लौह इस्पात उद्योग काफ़ी अधिक मात्रा में पाया जाता है। शिकागो रेलवे टर्मिनल भी है, मतलब शिकागो से एक बहुत बड़ा रेलवे स्टेशन है जहां से पूरी की पूरी अमेरिका को जोड़ दिया गया है शिकागो रेलवे स्टेशन से, ताकि यहां से ये सी पोर्ट के जरिए, क्योंकि शिकागो सी पोर्ट है, सी पोर्ट के जरिए नौकागम्य रास्ते के द्वारा सारा का सारा सामान हम अटलांटिक ओशियन में भेज सकते हैं। और यहाँ सी पोर्ट शिकागो का इस्तेमाल करने के बाद रेलवे के थ्रू भी हम पूरे अमेरिका में सारे का सारा सामान को ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं। तो शिकागो एक बहुत बड़ा रेलवे टर्मिनल भी है। और ये जो पूरे की पूरी बेल्ट है, इस पूरे की पूरी बेल्ट पे बहुत सारी टूल्स की इंडस्ट्रीज़ भी हैं, यानी कि लोहे के जो हमारे टूल्स होते हैं, औजार बनाने की इंडस्ट्री भी यहाँ पे फली फूली हैं। प्लस मोटर उद्योग भी यहाँ पे फला फूला है लेक मिशिगन के किनारे पर। लेक मिशिगन जो है वो पूर्ण रूप से अमेरिका के अंतर्गत आती है, यूएसए के अंतर्गत आती है। तीसरे नंबर की जो लेक है, हालांकि वो साइज में दूसरे नंबर पर आती है, लेक हुरोन। लेक हुरोन भी अमेरिका और कनाडा के बॉर्डर पर है, बॉर्डर बीच से होके जाता है लेक हुरोन। लेक हुरोन के बारे में हम जानते हैं। लेक हुरोन सेकंड लार्जेस्ट लेक है। लेक हुरोन जो है वो सुपीरियर लेक के साथ किससे जुड़ गई है, जो सुपीरियर लेक है, सुपीरियर लेक और लेक हुरोन के बीच में एक कैनाल बनाई गई है। हालांकि देखिए ये सारी लेक्स जो हैं वो ऑटोमेटिकली नेचुरल रास्ते से भी जुड़ी हुई हैं। नेचुरल रास्ते पर शिप चलाना मुश्किल है, तो इन नेचुरल रास्ते के अलावा जो नेचुरल है वो रिवर है, नेचुरल रास्ते के अलावा भी इन लेक्स को जोड़ा गया है। जो हम किसी अन्य नेचुरल ना होके 2 वाटर बॉडीज़ को जोड़ दें, एक ज़मीन को खोद के नहर बना के, उसे हम कहते हैं कैनाल। तो कैनाल के थ्रू भी इन लेक को जोड़ा गया है। कैनाल के थ्रू लेक को जोड़ने की जरूरत क्यों पड़ी, क्योंकि इन लेक को नौकागम्य बनाया जा सके। रिवर्स तो यहाँ पहले से ही थी। तो सुपीरियर लेक को हुरोन लेक से जोड़ दिया गया है, किस कैनाल के थ्रू, सू कैनाल के थ्रू। सुपीरियर लेक को हुरोन लेक से जोड़ा गया है सू कैनाल के थ्रू। हालांकि सुपीरियर लेक हुरोन लेक से पहले से ही सेंट मैरी रिवर के थ्रू जुड़ी हुई थी, सेंट मैरी रिवर के थ्रू जुड़ी हुई थी, लेकिन उस रिवर में नावें नहीं चलाई जा सकती, वो एक प्राकृतिक रास्ता है। जो कैनाल है उसका नाम क्या है, सू कैनाल। किसको जोड़ती है, सुपीरियर लेक को हुरोन लेक से जोड़ देती है सू कैनाल। हुरोन लेक के किनारे पर एक आपको शहर मिलेगा कनाडा का, शहर का नाम है सोल्ट सेंट मैरी। क्या है, सोल्ट सेंट मैरी, ये कनाडा का शहर है, हुरोन लेक के किनारे पर स्थित है।
सोल्ट सेंट मैरी पोर्ट है, ये भी एक बंदरगाह है, कनाडा का शहर है। और इस शहर के किनारे पर ही एक खान है जिसका नाम है सडबरी खान, और सडबरी खान से जो है निकिल और कॉपर का उत्खनन किया जाता है। तो जो हमारा सोल्ट सेंट मैरी पोर्ट है वहाँ से निकिल और कॉपर का एक्सपोर्ट भी किया जाता है। ये कनाडा का शहर है। इस शहर का नाम लेक के किनारे पर, कौन सा शहर कौन सी लेक के किनारे पर स्थित है, ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। लेक सुपीरियर को लेक हुरोन से जोड़ने वाली कैनाल का नाम है सू कैनाल। अब हम आगे बढ़ते हैं, अगली लेक को जानते हैं, लेक इरी। लेक इरी के किनारे पर आपको दो शहर मिलेंगे, डेट्रोइट और बफेलो सिटी। डेट्रोइट शहर जो है वो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के लिए बहुत ही ज़्यादा फेमस है। डेट्रोइट शहर देखिए यहाँ पे मिलेगा, जो लेक इरी है, लेक इरी के किनारे पर यहाँ पर मिलेगा आपको डेट्रोइट शहर। और डेट्रोइट शहर में ऐसी कोई भी ऑटोमोबाइल बनाने वाली कंपनी नहीं है जिसका हेडक्वार्टर या ऑफिस इस डेट्रोइट शहर में ना हो। बहुत ही बड़ा फेमस इंडस्ट्री है डेट्रोइट शहर में ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आयरन प्रचुर मात्रा में मिलता ही है, आयरन और का खनन होता है क्षेत्र में। तो लोह इस्पात जब मिल रहा है, टूल्स भी यहीं पे मिल रहे हैं, तो यहीं पे पूरे का पूरा डेवलप हो गई है ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री। शहर का नाम है डेट्रोइट। ऐसे यहाँ आपको शहर मिलेगा इरी के किनारे पर ही बफेलो शहर। बफेलो शहर में भी अगेन मीट प्रोसेसिंग के मांस प्रसंस्करण उद्योग फला फूला है। अब देखिए जो लेक हुरोन है वो लेक इरी से कैसे जुड़ती है। इन दोनों लेक के बीच में एक छोटी लेक और है, इसका नाम है लेक, क्या नाम है इसका, लेक सेंट क्लियर। क्या? लेक सेंट क्लियर। ये छोटी सी लेक आपको दिखाई दे रही है इसका नाम है लेक सेंट क्लियर। और हुरोन के साथ लेक सेंट क्लियर जुड़ जाती है सेंट क्लियर रिवर से। हुरोन के साथ लेक सेंट क्लियर जुड़ जाती है सेंट क्लियर नदी के द्वारा, और लेक सेंट क्लियर इरी से जुड़ जाती है डेट्रोइट रिवर के द्वारा। डेट्रोइट रिवर के द्वारा जो है ये जुड़ जाती है लेक इरी से। तो इस तरह से हम समझ पा रहे हैं कि ये सेंट क्लियर रिवर, लेक सेंट क्लियर और डेट्रोइट रिवर, ये तीनों की तीनों चीज़ें मिलके हुरोन लेक को इरी लेक से जोड़ देती हैं, जो कि एक नौकागम्य रास्ता है। इसके किनारे पे मैंने आपको दो शहर बताए हैं, डेट्रोइट और बफेलो। एक शहर और है क्लीवलैंड। ये तीनों शहर जो हैं वो यूएसए के हैं। उसके बाद हम चलेंगे ओंटारियो जो लेक है और जो इरी लेक है, इनको जोड़ने के लिए एक कैनाल बनाई गई जिसका नाम है वेलैंड कैनाल। क्या नाम है? वेलैंड कैनाल। हालांकि यहाँ पे पहले से एक नेचुरल रास्ता था जिसका नाम है नियाग्रा रिवर। तो इन दोनों को जोड़ने वाला जो रास्ता है वो नियाग्रा रिवर भी है और वेलैंड कैनाल भी है। रिवर पहले से थी तो कैनाल क्यों बनाई गई? क्योंकि रिवर नौकागम्य नहीं थी। नौकागम्य को बनाने के लिए इन दोनों झीलों को वेलैंड कैनाल का निर्माण कर दिया गया। और इन दोनों झीलों को, किसको? इरी और ओंटारियो को जो जोड़ने वाली जो नदी है नियाग्रा नदी, उस पर एक बहुत ही फेमस वाटरफॉल है जिसका नाम है नियाग्रा वाटरफॉल। क्या नाम है? नियाग्रा वाटरफॉल। और इसी ओंटारियो के किनारे पर कनाडा वाले साइड में, कनाडा में आपको तीन शहर दिखाई देंगे, टोरंटो, किंगस्टन और वेलिंगटन। तीनों शहरों का नाम याद रखिएगा। टोरंटो तो बहुत ही बड़ा शहर है। टोरंटो, वेलिंगटन और किंगस्टन, ये तीनों के तीनों, वेलिंगटन नहीं हैमिल्टन, टोरंटो, हैमिल्टन और किंगस्टन। हैमिल्टन, किंगस्टन और टोरंटो ये कनाडा के शहर हैं। लेक ओंटारियो के किनारे पर स्थित हैं। सेंट लॉरेंस नदी के द्वारा लेक ओंटारियो का पानी या इन सारी की सारी झीलों का पानी सेंट लॉरेंस नदी के द्वारा बे ऑफ लॉरेंस में चला जाता है। और बे ऑफ लॉरेंस किसका हिस्सा है? अटलांटिक ओशियन का हिस्सा है। ये जो नदी है, इस नदी का नाम है सेंट लॉरेंस रिवर। तो इस तरह से हम देख पा रहे हैं कि सारी की झीलों का पानी जो है कहाँ आके मिल गया है? अटलांटिक ओशियन में मिल गया है। थ्रू सम कैनाल्स हैं, कुछ रिवर्स हैं, कुछ नेचुरल रास्ते हैं और कुछ रास्ते बनाए गए हैं। क्वेश्चन एग्जाम में ऐसा पूछा जाए, ये सारी की सारी मीठे पानी की झीलें तो हैं ही, लेकिन सबसे ज़्यादा मीठे पानी की झील इनमें कौन सी होगी? तो लेक सुपीरियर होगी, क्योंकि पानी लेक सुपीरियर का हुरोन में जाता है, हुरोन का इरी में जाता है, इरी का ओंटारियो में जाता है। और सबसे ज़्यादा खारे पानी की तो नहीं कहेंगे, लेकिन सबसे कम मीठे पानी की झील इनमें ओंटारियो हो जाएगी। सबसे ज़्यादा मीठे पानी की झील हो जाएगी सुपीरियर और सबसे कम की हो जाएगी ओंटारियो, क्योंकि यहाँ पे इंडस्ट्री है। और जब इंडस्ट्री है, सिटी है, तो पानी में कुछ ना कुछ पोल्यूशन तो मिलेगा ही। तो ये जब पानी धीरे धीरे होता हुआ यहाँ तक पहुँच जाता है तो उसका मीठापन कम हो जाता है। ठीक है, यहाँ पर जब ये सेंट लॉरेंस नदी इन झीलों का पानी को लेके पहुंचती है कहाँ पे? अटलांटिक ओशियन में। तो इस नदी के मुहाने पर ही, ये जो नदी का मुहाना है, उसके बाद बे ऑफ लॉरेंस है, इस नदी के मुहाने पर ही आपको एक यहाँ पे एक आइलैंड दिखाई देगा। ये सेंट लॉरेंस रिवर है और ये इसका बड़ा सा मुहाना है।
इस मुहाने पर ही। और जो गल्फ़ आपको दिखाई दे रही है ये गल्फ़ ऑफ सेंट लॉरेंस है, गल्फ़ ऑफ सेंट लॉरेंस है। यहाँ पे आपको एक आइलैंड दिखाई देगा न्यू फाउंडलैंड। न्यू फाउंडलैंड जो है वो कनाडा का आइलैंड है। आप अपने मैप में देखिए यहाँ पे जो आइलैंड दिखाई दे रहा है ये एक नदीय द्वीप है, नदी में बना हुआ द्वीप है, समुद्र नहीं है। जैसे हमारी ब्रह्मपुत्र नदी है, उस ब्रह्मपुत्र नदी में एक द्वीप बना हुआ है मांजोली द्वीप, वो दुनिया का सबसे बड़ा नदीय द्वीप है। ये दुनिया का सबसे बड़ा नदीय द्वीप नहीं है। कौन सा है ये? एंटीकोस्टी। क्या नाम है इसका? एंटीकोस्टी आइलैंड। ये दुनिया का सबसे बड़ा नदीय द्वीप तो नहीं है, लेकिन इस एंटीकोस्टी आइलैंड पर एक शहर है। उस शहर का नाम क्या है? मॉन्ट्रियल। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल आपने नाम सुना होगा, अगर आपने पर्यावरण के विषय में थोड़ी बहुत भी पढ़ाई करी है तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का नाम आपने ज़रूर सुना होगा। जो मॉन्ट्रियल शहर है वो मॉन्ट्रियल शहर इसी एंटीकोस्टी आइलैंड पर बसा हुआ है। और किसी भी नदीय द्वीप पर बसा हुआ सबसे बड़ा शहर कौन सा है? मॉन्ट्रियल। मैं नदीय द्वीप की बात नहीं कर रहा हूँ। सबसे बड़ा नदीय द्वीप तो मांजुली नदीय द्वीप है जो कि ब्रह्मपुत्र में है, लेकिन किसी भी नदीय द्वीप पर बसा हुआ सबसे बड़ा शहर जो है वो यहीं पर है, जिसका नाम है मॉन्ट्रियल। मॉन्ट्रियल, ये वही मॉन्ट्रियल है, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल वाला मॉन्ट्रियल। आई होप आपको ये बात समझ में आई होगी। मॉन्ट्रियल कहाँ पर है और ये कौन सी नदी है? ये सेंट लॉरेंस नदी है। ये कौन सी गल्फ़ है? ये गल्फ़ ऑफ सेंट लॉरेंस है। एक और लेक यहाँ पे हम जानना चाहेंगे, इसका नाम है ग्रेट साल्ट लेक। क्या नाम है? ग्रेट साल्ट लेक। ये भी अमेरिका की एक लेक है। 220 इसकी लवणता है पर 1000, यानी कि 1 लीटर पानी में 220 ग्राम नमक है। पर 1000 लिखा हुआ है। इसकी जो सैलिनिटी है वो 220 है। ये यूएसए में कोलोराडो प्लेटो के आसपास ये झील पड़ती है। ये जो प्लेटो आपको दिखाई दे रहा है ये कोलोराडो का प्लेटो है। इस कोलोराडो के प्लेटो में यहाँ पे आपको दिखाई दे रही है ग्रेट साल्ट लेक। बस इतना ही आपको याद रखना है। ये रॉकीज माउंटेन के आसपास वाले क्षेत्र में पड़ती है। नाम है ग्रेट साल्ट लेक। ये खारे पानी की झील है। अब तक जो मैंने आपको झीलें बताई थी वो सब मीठे पानी की झीलें थी, लेकिन जो ग्रेट साल्ट लेक है वो खारे पानी की झील है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं ऐसी ही किसी अगली वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखें, खुश रहें, मुस्कुराते रहें। जय हिंद, जय भारत।